तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिमिट्री का ट्रायल चल रहा है, दोनों साइड के जो लॉयर हैं ये आपस में बहस कर रहे हैं और बहस खूब चलती है, काफ़ी देर तक बहस चलती रहती है। ऑपोजिशन वाला कुछ बोलता है, डिफेंस वाला डिमिट्री का कुछ बोलता है, और जो ऑपोजिशन साइड का जो लॉयर है उसने जो पॉइंट्स रखे थे वो बड़े इमोशनली पावरफुल पॉइंट्स हैं, इमोशनली बड़े प्रोवोकेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि वो बोलता है कि देखो डिमिट्री ने ही मारा है अपने बाप को, और खाली फेडोर को नहीं मारा, इसने ग्रिगोरी को भी मारने की कोशिश की थी। ग्रिगोरी के सिर पे वार किया था ना पेस्टल से, जो मसाला कूटने वाला होता है, तो ग्रिगोरी गिर गया था ज़मीन पे और डिमिट्री दीवार पे चढ़ गया था, लेकिन उसको डाउट हुआ कहीं ये ग्रिगोरी ज़िंदा तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़िंदा होगा तो गवाही दे देगा, इसीलिए वो कूदा था देखने के लिए कि ये ज़िंदा है कि नहीं है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं ये डबल मर्डर के उसमें था, फिराक में था। फेडोर को तो मारा ही मारा, ये इसको भी मारने के उसमें था ग्रिगोरी को। वो तो चांस वाली बात है कि ग्रिगोरी बच गया, इसलिए जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसका पहला सवाल यही था कि वो जो ग्रिगोरी है वो बचा कि नहीं बचा। तो ये तो समझ लो दो मर्डर कर रहा था, तो बाई चांस की बात है ग्रिगोरी बच गया। तो आप देखिए इसको तो सज़ा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और ये बड़े ही इमोशनली बड़े पावरफुल पॉइंट्स रखता है जो अपोजिशन का लॉयर है। वो कहता है ये, और थोड़े दिन पहले ही 2 दिन पहले भी इसने अपने बाप को मारा था, घर में घुस के मार पिटाई की थी, ये भी आपको पता ही है। तो कहता है जज साहब सारे पॉइंट क्लियर है, और अभी कैटरीना ने तो बोल ही दिया, कैटरीना लेटर दिखा दिया, तो अब आपको क्या चाहिए? पूरा डिमिट्री ही है। अगर हम ऐसे किसी कातिल को खुलेआम छोड़ दें, आप बाइज्जत बरी कर देंगे, तो ये तो देश के लिए खतरा है, लोग इससे और वो होंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, तो गलत बात है। तो उसको सज़ा होनी चाहिए, रशिया की खातिर इसको सज़ा होनी चाहिए। और उस तरह क्या देखिए इमोशनली पावरफुल पॉइंट्स यूज़ कर रहा है। ये तो है अपोजिशन लॉयर। अब जो डिफेंस लॉयर की बात आती है वो थोड़ा लॉजिकल बातें ज़्यादा करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें ज़्यादा करता है, इमोशनली इतनी प्रोवोकेटिव बातें नहीं करता डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर बोलता है कि जो नफरत होती है वो आदमी को अंधा कर देती है, पर इससे भी बड़ी एक चीज़ है। वो कहता है ये कहानियां बना रहे हैं खुद से, अपनी खुद की ही नकली कहानियां बना रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं, क्रिएटिव तरीके से फैब्रिकेट कर रहे हैं कहानियां। वो कहता है ये सब हुआ ही नहीं है जज साहब, खुद की कहानियां बनाए जा रहे हैं। अब वो इस तरह से फाइट बैक कर रहा है डिफेंस लॉयर। वो कहता है कि ना तो किसी ने डिमिट्री को 3000 रूबल चुराते हुए देखा है, किसी ने देखा है? किसी ने अपने आंखों से देखा है? ना तो इवैन ने देखा है, ना कैटरीना ने देखा है चुराते हुए, ना ही ग्रिगोरी ने देखा है चुराते हुए। तो किसी ने देखा ना, अपने हाथों से सामने से तो नहीं देखा ना किसी ने चुराते हुए, बस सिर्फ बातें कर रहे हैं। दूसरा मर्डर की बात कर रहे हैं, मर्डर किसी ने अपने सामने देखा है? डिमिट्री ने फेडोर को मारा है, क्या ये बात किसी ने अपने सामने से देखी है? अपने आंखों से देखा है किसी ने डिमिट्री को मारते हुए? उसके बाप को किसी ने नहीं देखा। ग्रिगोरी तो बाद में मिला था इसको, जब ये गार्डन में भाग रहा था, तो सामने तो ना तो किसी ने इसको चोरी करते हुए देखा है 3000 रूबल सामने, ना ही किसी ने इसको अपने बाप को मारते हुए देखा है। तो कहता है झूठ है, ये कहानियां झूठी हैं, ये इन्होंने बनाई है लॉयर ने, जो अपोजिशन का लॉयर है, खुद से बना ली हैं, बड़े क्रिएटिव हैं इस चीज़ में ये। तो अब ये इस तरह के पॉइंट आते हैं। और कहता है एक बात तो बताऊं जज साहब, ये जो अपोजिशन के लॉयर हैं इनकी जो वाइफ है वो खुद डिमिट्री को लाइक करती हैं। अभी वो यहाँ पे है नहीं कोर्ट में, अगर वो कोर्ट में होती तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना अपोजिशन के लॉयर, ये यहीं पे आके इनका मुंह नोच लेती, क्योंकि वो डिमिट्री को लाइक करती हैं। सोचिए, डिमिट्री को ऑपोजिशन लॉयर की बीवी लाइक करती है। मैंने बोला था बहुत सारी औरतें वहां बैठी हैं, औरतें तो पसंद करती हैं डिमिट्री को, लेकिन वो कहता है डिफेंस लॉयर की, ऑपोजिशन लॉयर की जो वाइफ हैं वो डिमिट्री को बहुत लाइक करती है। अभी कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में होती तो ये जो ऑपोजिशन लॉयर जो बोल रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये उनका मुंह नोच लेती इनका, क्योंकि कहानियां बना रहे हैं साहब, सब झूठी झूठी कहानियां बनाए जा रहे हैं। कोई एविडेंस है? सिमेडिकोव ने मारा है, डिमिट्री ने मारा ही नहीं है, क्लियर हो गया पॉइंट, इवैन बोल के तो गया है। और सिमेडिकोव ने भी गिल्ट से नहीं मारा है, आउट ऑफ गिल्ट नहीं मारा है, आउट ऑफ डेस्पेयर मारा है। आउट ऑफ डेस्पेयर मारने का मतलब क्या है कि सिमेडिकोव हर चीज से हेटेड करता था, हर चीज से हेटेड करता था। सिमेडिकोव का ये कहना था कि मुझे फेडोर ने अपना लड़के की तरह ट्रीट ही नहीं किया। भाई फेडोर का बास्टर्ड चाइल्ड था सिमेडिकोव, लिजावेटा से हुआ था, अगर आपको पूरी कहानी पता है पीछे। लिजावेटा कौन थी? एक
बहुत ही गरीब सी थी, एक भिखारन थी जो मेंटली भी चैलेंज थी, एक पागल सी भिखारन थी, सड़क पे घूमती रहती थी, इसके कपड़े ही फटे हुए थे, हालत भी ऐसी थी। फेडोर ने उससे फिजिकल रिलेशन बना के इसको पैदा किया था, सेमेडिकोव को। वो उसका एक नाजायज़ औलाद थी, बास्टर्ड चाइल्ड था। तो सेमेडिकोव को तो कभी प्यार ही नहीं मिला बचपन से, हमेशा उसको ऐसा देखा गया है कि मतलब तरीके से एक तरह से बोझ है वो, इस तरह से ट्रीट किया गया है। तो सेमेडिकोव के अंदर नफरत थी बहुत ज़्यादा फेडोर को लेके। वो हर चीज़ को हेट करता था, अपने पैदा होने को भी हेट करता था, दुनिया को भी हेट करता था, क्योंकि नफरत भी दी है ना। पैदा होने से ही उसको ऐसा ट्रीट किया गया कि वो बास्टर्ड चाइल्ड है, नफरत ही मिली है उसको। जब उसके अंदर नफरत थी तो वो दुनिया को भी नफरत की नज़रों से देखता था, और उसने ही मारा है अपने बाप को, और उसको कोई गिल्ट नहीं था। आउट ऑफ हेटेड वो मारा है। हेटेड किस चीज़ की? खुद से भी हेटेड, दुनिया से भी हेटेड, हर चीज़ से हेटेड, अपने पैदा होने से ही हेटेड है, क्योंकि बास्टर्ड चाइल्ड है। उसको ट्रीट भी ऐसे ही किया गया, उसको हर स्टेप पे ये एहसास दिलाया गया है कि तुम एक बोझ हो दुनिया पे। तो ऐसा था सेमेडिकोव, उसी ने मारा है जज साहब, वो बता रहा है, डिफेंस लॉयर उसको। अब बात आती है डिमिट्री की। वो कहता है अब एक बात सुनिए, अब डिमिट्री की बात कर रहा है डिफेंस लॉयर। ये मेरे अपोजिशन लॉयर कहते हैं कि डिमिट्री ने मारा है। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जब हम बात करते हैं जिसका मर्डर हुआ है फेडोर की, वो कहता है फेडोर कैरेक्टर आपको पता है, फेडोर कैसा आदमी था, इसे किसी की परवाह नहीं थी। उसकी जब बीवियां मरी थी उसे परवाह नहीं थी, पार्टियां कर रहा था, ऑर्जीज कर रहा था, अय्याश आदमी है। बच्चे उसके नौकर ने पाले ग्रिगोरी ने, उसे तो पता ही नहीं कौन बच्चा है मेरा। उसको ये नहीं मालूम था जब उसका छोटा लड़का एलेक्सी आया था कि मुझे पापा अपनी मम्मी के कब्र पे जाना है, तो उसको पता ही नहीं कि उसकी बीवी कब्र कहाँ है। तो ऐसा तो आदमी है। वो अपने बच्चों को देखता था, जब बड़े हुए तो पहचान ही नहीं पाता था, ये मेरे ही बच्चे हैं, ये मेरे ही बच्चे हैं। तो ऐसा तो आदमी है, ऐसा आदमी था वो फेडोर। आप बात करते हैं, वो कहता है फादर कौन होता है, एक बाप कौन होता है? क्या बाप सिर्फ पैदा करने से बाप बन जाता है? क्या उसने बच्चा पैदा कर दिया तो बाप बन जाएगा? नहीं, बाप बनता है प्यार से, कि जब वो प्यार भी देता है अपने लड़के को, तब वो बाप कहलाने का हकदार है। खाली पैदा कर देना बच्चे को, इससे आदमी बाप नहीं बन जाता है, वो अर्न करना पड़ता है। यू हैव टू लव योर चाइल्ड। ये बात डिफेंस लॉयर कर रहा है। तो डिमिट्री को तो ऐसे ही फेंक दिया उसने। अभी सुना था ना आपने पुराने वीडियो में, वो जो डॉक्टर ने आके बोला था कि डिमिट्री को जब मैंने वो दिए थे बादाम खाने को, तो डिमिट्री तक खुश हुआ, क्योंकि बादाम खाने को नहीं दिए, बाप ने परवाह ही नहीं की ना। तो कोई भी आया है चलता फिरता, उसने उसको थोड़े से बादाम दे दिए, खुश हो गया डिमिट्री। किसी ने टॉफी दे दी, खुश हो गया। बाप ने प्यार दिया नहीं ना, बाप ने कभी कुछ दिया ही नहीं। तो कहते हैं उस बाप को तो परवाह नहीं थी, वो तो बस खाली पैदा करके उसने मरने को छोड़ दिया, मरते हो मरते रहो। नौकर ने पाला है, नौकर कितना सेवा कर लेगा? तो आप बताइए, डिमिट्री भी ऐसी पला है, नाम का बाप था वो। और फिर भी मैं कह रहा हूं डिमिट्री ने मारा नहीं, वो तो उसके रूम में गया था, चांस वाली बात थी। हो सकता है पैसे लेने गया हो, क्योंकि पैसे तो थे उसके, उसकी मां के पैसे हैं। इसने जो जमीन थी, जो जायदाद थी, वो देनी थी इसको, फेडोर को बनता था उसको देना, जस्ट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसको देना चाहिए था, वो दे नहीं रहा था, अटक गया था, मैं नहीं दूंगा। तो ये तो अपना हिस्सा लेने गया था 3,000 रूबल। वो तो चांस वाली बात है, बाई चांस हो सकता है कुछ गुस्सा आ गया हो देख के, टेम्परेरी इंसैनिटी की एक टेम्परेरी पागलपन छा गया हो, क्योंकि वो अपने बाप की शक्ल से नफरत करता था। तो जैसे ही उसने अपने बाप की शक्ल देखी होगी, तो बाई चांस हो सकता है कुछ उसके हाथ में आया, और बाई चांस उसने ऐसे हाथ घुमाया हो और बाई चांस लग गया हो, बाई चांस लग गया हो। प्लान मर्डर नहीं है, प्लान मर्डर नहीं है। सिर्फ इसने जब अपनी बाप की शक्ल देखी, बाप से नफरत करता था, 3,000 रूबल लेने गया, तो कुछ थोड़ा हो सकता है कहा सुनी हुई हो, उस टाइम पे इसके हाथ में कुछ ऐसे कुछ आ गया हो, कुछ हाथ में, तो बाई चांस ने ऐसे हाथ घुमाया और सिर पे लग गया हो। तो प्लान मर्डर थोड़ा है, जानबूझ के थोड़ा ना मारा है। तो ये इस तरह से हो सकता है ऐसा हो गया हो। अगर मैं मान भी लूं एक बार को ऐसा हो गया हो, तो आप इस बात को समझिए प्लान मर्डर नहीं है। और आप देखिए तो सही, वो आदमी कैसा था, क्या वो बाप कहलाने के लायक था? अब इस तरह की बातें करता है डिफेंस लॉयर। तो आप सोचिए, डिमिट्री को माफ करिए। ये जो अपोजिशन लॉयर ये बातें बोल के गए हैं कि रशिया को बचाना है, तो रशिया तब बचेगा जब डिमिट्री बचेगा। सजा नहीं देनी है, सजा देंगे तो इससे तो हम गड़बड़ कर देंगे। हमें रशिया की खातिर इस आदमी को बचाना होगा। ये आदमी इनोसेंट है, समझिए इस बात को समझिए आप। तो डिफेंस लॉयर इस तरह की बात करता है कि ये प्लान किलिंग है ही नहीं,
ये तो टेम्परेरी इंसैनिटी की वजह से हो गया। अगर हुआ है तो 1%, तो वो मान नहीं रहा है, वो कह रहा है सिमेटिकोव ने ही किया, लेकिन कह रहा अगर 1% हम मान लेते हैं तो भी आप इस बात को समझिए, प्लान नहीं है मर्डर ये, वो बाप के नाम लायक है नहीं आदमी, वो फिट ऑफ रेज में हो गया होगा, वो भी उसने इसको मारने की कोशिश नहीं की होगी, सिर्फ ऐसे ही कुछ घुमाया होगा हाथ में जो भी उसके वेपन आया, तो बाई चांस लग गया सिर पे, बाई चांस लग गया सिर पे, वो उस तरह की बातें करता है। तो रशिया को बचाने के लिए हमें डिमिट्री को बाइज्जत बरी करना पड़ेगा। अब जो कोर्ट है उसने दोनों की बातें सुन ली हैं, ऑपोजिशन लॉयर की भी सुन ली, डिफेंस लॉयर की भी सुन ली, वो कहते हैं ठीक है हम बताएंगे, तो कोर्ट को थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिलता है। अब जब वापस आते हैं, कुछ घंटे भर का ब्रेक होता है, उसके बाद कोर्ट कहती है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ जजेस हैं, ज्यूरी है पूरी, तो बोलते हैं भैया हमने बातें सुनी है, इसके हिसाब से जो डिमिट्री है ये गुनहगार है, इसने मर्डर किया है, कत्ल किया है और इसको सज़ा मिलेगी, इसको साइबेरिया भेजा जाएगा। अब साइबेरिया भेजा जाएगा तो क्या हुआ, कोर्ट ने डिमिट्री को पनिशमेंट दे दी है, कोर्ट ने बोल दिया है डिमिट्री ही मर्डरर है, डिमिट्री को पनिशमेंट सुना दी गई, ही इज अ मर्डरर एंड ही विल गो टू साइबेरिया। ये क्लियर कट हो गया, सजा मिल गई डिमिट्री को, कहानी खत्म यहाँ पे, एटलीस्ट डिमिट्री वाली, ये जो ट्रायल चल रहा है, अभी तो कहानी है आगे। अब जब ये ऐसा होता है कि डिमिट्री गिल्टी है, तो आप रिएक्शन देखिए, जो मर्द हैं वहाँ पे जितने भी आए हैं बड़े खुश हो रहे हैं, क्योंकि डिमिट्री तो उनका राइवल है, खुश हो रहे हैं। लेकिन जो औरतें हैं वो रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, दे आर क्राइंग, डिमिट्री को सजा नहीं होनी चाहिए थी, बड़ी परेशान है औरतें। ठीक है, खैर डिमिट्री को सजा हो जाती है, तो ये कोर्ट वाला सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है, कोर्ट वाला सीन खत्म हो गया, डिमिट्री गिल्टी है, अब डिमिट्री को जेल में डाल दिया गया है, अब यहाँ से वो जाएगा साइबेरिया, वहाँ उसको जेल में जाना पड़ेगा। अब होता गया है, अब सीन चेंज हो रहा है, कैटरीना इवैन के पास है, कैटरीना अपने घर पे है, इवैन को दौरे पड़े हुए हैं, इवैन को दिमागी बुखार है, वो दूसरे कमरे में रिलैक्स कर रहा है। कैटरीना बात कर रही है एलेक्सी से, बगल वाले कमरे में इवैन लेटा है, उसको दिमागी बुखार है, उसकी हालत ठीक नहीं है। कैटरीना कह रही है एलेक्सी से कि देखो ऐसा है, मुझे डिमिट्री से आगे बात करनी पड़ेगी और मुझे डिमिट्री को छुड़ाना है, इन द सेंस कि भाई डिमिट्री को हमें भेजना पड़ेगा, ये इससे जेल से निकालना पड़ेगा, इसको जेल से निकालना पड़ेगा, और साइबेरिया नहीं जाएगा अब ये, इसे कहीं और भेजेंगे हम, इसको हम भगा देंगे। वो उसका प्लान बनाती है एस्केप करने का, कि इसको हम एस्केप करवाएंगे, इसको हम यहाँ से जेल नहीं जाने देंगे, इसको साइबेरिया जाने ही देंगे, छुड़वाएंगे, इसका एस्केप रूट प्लान बनाएंगे। और एस्केप रूट प्लान क्या बना रहे थे, वो कहते हैं इसको अमेरिका भेज देंगे, इसको डिमिट्री को हम अमेरिका भेज देंगे, निकलवा देंगे इवैन। अब इवैन कहता है यार, सॉरी एलेक्सी से बात कर रही है, तो एलेक्सी कहता है अभी तो तुम जाके कोर्ट में तुमने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे दिए, इसके खिलाफ ही स्टेटमेंट दिए थे, अब तुम इसका एस्केप रूट का प्लान बना रही हो कि इसको हम छुड़वा के भेज देंगे कहीं और, ये क्या बात हुई। तो कैटरीना कहती है देखो वो तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो इवैन को सजा हो जाती, तो इवैन को बचाना था ना मुझे, मैं इवैन से प्यार करती हूँ, रियलिटी इज दिस। अब वो पहली बार कन्फेस कर रही है एलेक्सी के सामने, आई लव इवैन, मैं इवैन से मोहब्बत करती हूँ, मैं इवैन से प्यार करती हूँ, अगर मैं स्टेटमेंट नहीं देती डिमिट्री के खिलाफ तो इवैन को जेल हो जाती है यार, इवैन को जाना पड़ता साइबेरिया। पर वो कहती है मगर मैं डिमिट्री से नफरत थोड़ा ना करती हूँ, डिमिट्री से कोई मेरी पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ा ना है, वो कहती है मेरा पुराना प्यार है और इसी खातिर मैं उसको बचाऊंगी, मैं उसको वहाँ साइबेरिया जाने ही दूंगी, मैं उसको भगा दूंगी, भगा के अमेरिका भेज देंगे, ये प्लान बना था, अमेरिका रह के आएगा वो। ठीक है, तो अब ये होता है, तो वो कहती है कि फटाफट तुम जाओ एलेक्सी के पास, उसको ये बात बोलो डिमिट्री को कि उसको भागना है। लेकिन डिमिट्री क्या था कि डिमिट्री भी भागना चाहता नहीं था, क्योंकि उसको लगता था अगर मैं भागूंगा तो भगौड़ा बन जाऊंगा मैं, तो ऐसा नहीं चाहता था। वो कहता था कि वो अपना एक प्लान बना के बैठा हुआ था कि जैसा मर्जी हो जाए लेकिन भागूंगा नहीं मैं। लेकिन जब उसको ये बात समझाई जाती है, अब एलेक्सी वहाँ पहुँच जाता है, अब एलेक्सी कहाँ है, डिमिट्री के पास पहुँच गया जेल में, उसको समझाता है कि अगर तुम नहीं भागोगे तो ये गुरुशंका तुम्हें कैसे मिलेगी, क्योंकि गुरुशंका तो तुम्हारे साथ आ नहीं सकती साइबेरिया में, तो बिना गुरुशंका के कैसे रहोगे तुम, वहाँ पे तो बिल्कुल वो माइन होती है, माइन में तुम्हें जाना पड़ेगा, ज़मीन के नीचे वहाँ काम करते रहोगे, लेबर करते रहोगे, अकेले लगे रहोगे, गुरुशंका नहीं मिलेगी तुम्हें। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि गुरुशंका तुम्हारे साथ नहीं आएगी, तो इसलिए भागो यहाँ से, साइबेरिया से निकल जाओ, तुम्हें रास्ते से भगवा देगी। कैटरीना ने प्लान बना लिया है पूरा। अब डिमिट्री कहता है भाग के कहाँ जाएंगे, वो कहता है अमेरिका चले जाना। डिमिट्री कहता है देखो मेरी बात सुनो, मैं रशिया नहीं छोड़ूंगा। तो एलेक्सी समझाता है कि आप पागलपन की बात कर रहे हो, नहीं छोड़ोगे रशिया तो जाओगे कैसे, तुम्हें अमेरिका ही जाना पड़ेगा। डिमिट्री सोचता है, फिर कहता है ठीक है, मैं और गुरुशंका दोनों हम अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ अमेरिका में इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है, हम खेती बाड़ी करेंगे, बीच हम शहर में नहीं रहेंगे, हमें वो बिल्कुल शहर उनके पसंद नहीं है, हम थोड़ा आउटर में रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे और जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ रहेंगे, इंग्लिश सीख लेंगे और फिर कुछ सालों बाद 8-10 साल बाद अपना पूरा हुलिया चेंज करके वापस हम रशिया में आएंगे, किसी दूसरी जगह पर रहते रहेंगे, लेकिन आएंगे हम रशिया में, रशिया से मुझे प्यार है, रशिया मेरी स्पिरिट है। मैं और गुरुशंका
चेहरा बदल के आएंगे 10 साल बाद, 10 साल के लिए हम चले जाते हैं, 8-10 साल के लिए अमेरिका। ये प्लान डिसाइड हो जाता है कि अब छुड़ाएंगे। अब डिमिट्री मान जाता है, पहले वो नहीं मान रहा था, वो कहता मैं कोई भगौड़ा थोड़ा ना भागूंगा, मैं क्यों भागूँ, हैं क्यों भागूँ, इससे तो प्रूव हो जाएगा कि मैंने मर्डर किया अपने बाप को। कहता मैंने मर्डर किया ही नहीं है, क्यों भागूँ। लेकिन वो समझाता कि नहीं भाई प्रैक्टिकल बात समझो, गुरुशंका के साथ तुम्हें रहना है ना, फ्यूचर बनाना है, क्या बेकार की बातें करते हो। तो मान जाता है, एंड में मान जाता है। अब इतने में क्या होता है, कैटरीना आ जाती है। कैटरीना भी जेल में आ गई है। अब डिमिट्री बैठा है, कैटरीना आती है, डिमिट्री उसके ऐसे हाथ पकड़ लेता है, हाथों को पकड़ता है, हाथ पकड़े हुए हैं, वो बैठ जाती है बगल में उसके। अब बात कर रही है, बात करते करते कैटरीना डिमिट्री को एक बात बोलती है, आई लव यू, बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डिमिट्री भी बोलता है कि हाँ मैंने भी तुमसे प्यार किया। दोनों अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं, लेकिन दोनों ये जानते हैं कि प्यार किया था वो पास का प्यार है। प्रेजेंट में कैटरीना कहती है मैं वैन से प्यार करती हूँ, और प्रेजेंट में डिमिट्री कहता है मैं गुरुशंका से प्यार करता हूँ। ये पास का प्यार है दोनों का, तो पास के प्यार की खातिर दोनों आज बैठे हैं। पुराना प्यार भूला नहीं है, वो आ गई है वहां पे। अब वो बोलती है कि ठीक है, अब उसने उसके खिलाफ वो दी थी गवाही वहां पे, तो लेकिन वो बोलती है कि मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है डिमिट्री तुमसे, तुम जानते हो कि मैंने वहां पे गवाही क्यों दी थी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हें पता है कहानी। और डिमिट्री ने भी ऑब्वियसली उसको छोड़ा था, गुरुशंकर के पास चला गया सगाई होने के बाद भी। तो एक तरफ से माफी तो डिमिट्री की बनती है भाई, डिमिट्री की माफी क्यों बनती है, क्योंकि कैटरीना से सगाई करके गुरुशंकर के साथ चला गया, धोखा दे रहा था ना। तो एक तरह से कैटरीना ने भी जो भी बोला, उसके खिलाफ जो गवाही दी कोर्ट में, ठीक है, तो उसको लगेगा डिमिट्री को शायद इसने मुझे धोखा दिया, मेरे खिलाफ गवाही देके, लेकिन वो धोखा नहीं था, एक्चुअली वो तो इवैन को बचा रही थी। लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है तो उसने बताया कैटरीना ने कि हमारे अपने अपने रीजंस हैं एक दूसरे को काइंड ऑफ बिट्रे करने के, तो लेकिन अब हम समझते हैं इस बात को, इसलिए हम एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं। ये बात भी समझ में आ जाती है, माफ़ कर देते हैं, कन्फेस करते हैं लव का कि पुराना लव है, और इस तरह की ये इनको ये भी समझ में आता है कि हमें फॉरगिवनेस की ज़रूरत नहीं, रीजंस थे हमारे ऐसा करने के, जो तुमने किया और जो मैंने किया, ठीक है। तो एक दूसरे का जो यहाँ पे ये जो इनका आमना सामना हुआ, इससे क्या जो अंदर जो हार्ड फीलिंग्स थी जितनी भी वो थी वो सारी सामने आ गई, कन्फेस हो गई, तो क्लियर हो गया, दिल साफ हो गया, दोनों दिल साफ कर लिया यहाँ पे कहानी के एंड में, ठीक है। अब क्या होता है, इतने में गुरुशंका भी आ जाती है, उसी जो जेल है उसमें, उसी जेल में गुरुशंका भी आ जाती है, अंदर एंटर कर रही है। जैसे गुरुशंका आती है तो कैटरीना थोड़ा, और दोनों किसी को लाइक नहीं करती, तो कैटरीना उसके बगल से आ रही है, गुरुशंका एंटर कर रही है जेल में, कैटरीना ऐसे बाहर जा रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तो कैटरीना गुरुशंका को बोलती है हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुशंका कहती है, माफ़ी नहीं देती, वो उसको कहती है कि अगर हो सके तो तुम इसको इस जेल से निकलवा देना, इसको एस्केप करवा देना, वो जो अमेरिका का प्लान बना था उसको एग्जीक्यूट कर देना। अगर इसको तुम जेल से भगवा देती हो तो मेरे लिए समझ लेना मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो कैटरीना सोचती है इसने मुझे डायरेक्टली माफ़ नहीं किया, इसने ये बोला है कि अगर मैंने डिमिट्री को ऐसे भगवा दिया जेल से तो एक तरह से समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट डायरेक्टली माफ़ी नहीं दी, ठीक है। खैर जो भी है, कैटरीना चली जाती है, गुरुशंका आ जाती है, डिमिट्री बोलता है एलेक्सी को कैटरीना को देखो, कैटरीना को देखो, ठीक है। तो एलेक्सी कैटरीना के पास जाता है, तो कैटरीना बोलती है एलेक्सी को कि देखो गुरुशंका ने मुझे डायरेक्टली माफ़ नहीं किया है, लेकिन मैं डिमिट्री को निकलवा दूंगी, इस जेल से निकलवा दूंगी, और शायद यही मेरी माफ़ी होगी, ठीक है। अब तुम एक काम करो, मुझे जाना जल्दी, अब तुम एलेक्सी वहाँ जाओ इल्यूशा के पास, क्योंकि इल्यूशा की डेथ हो गई है, अब उसका फ्यूनरल है, इल्यूशा का फ्यूनरल है। अब यहाँ पे सीन चेंज होगा। अब सीन क्या चेंज हो रहा है, एलेक्सी कहाँ जा रहा है, इल्यूशा के फ्यूनरल पे। इल्यूशा कौन है, वो छोटा बच्चा जिसने एलेक्सी के हाथ पे काटा था, ठीक है ना, जो बीमार पड़ गया था, कैप्टन स्निग्रोफ का लड़का, समझ गए, जिसको बीमारी थी और जो मरने वाला था। तो करीबन 10-11 साल का लड़का है इल्यूशा, उसको बीमारी हुई थी और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, और इल्यूशा की डेथ हो जाती है। इल्यूशा की डेथ हो जाती है, इल्यूशा का अब फ्यूनरल है, उसको दफनाने के लिए लेके जाएंगे। तो एलेक्सी उसके घर पहुंच जाता है। अब जब घर पहुंचता है तो देखता है कि जिसका बाप है कैप्टन स्निग्रोफ, उसने शराब पी रखी है, उसको होश नहीं है, बहुत रो रहा है, मतलब वहाँ जो वो कॉफिन है वहाँ पे बस बैठ के रो रहा है, खूब रो रहा है। और जो इधर जो साइड में जो उसकी मदर है इल्यूशा की, वो थोड़ा मेंटली चैलेंज्ड है, वो बैठी हुई है, वो बोलती है अपने हस्बैंड को, कैप्टन स्निग्रोफ को, जिसने शराब पी रखी है, कि जो मेरा बच्चा है इल्यूशा, अब इल्यूशा की डेड बॉडी पड़ी है, ऐसे उसने हाथ रखे हुए हैं, और हाथ में उसके ऐसे हाथ रखे हैं सीने पे, और हाथ में उसके फ्लावर्स हैं, गुलदस्ता है, फ्लावर है। वो बोलती है अपने हस्बैंड से एक फूल मुझे भी देना,
उसके हाथ में से, मेरे बच्चे के हाथ से एक फ्लावर निकाल के मुझे भी देना। कैप्टन स्नेगरोफ, मेरा बच्चा मर गया है, उसके हाथ में ऐसे लेटा है, यहाँ पे हाथ में मान लो ऐसे ऐसे, तो उसके हाथ में यहाँ पे फ्लावर है, तो एक फ्लावर मुझे भी दे दो ना यार। वो बोलती है, उसकी माँ बोल रही है, और माँ उसकी मेंटली चैलेंज्ड भी है। लेकिन कैप्टन स्नेगरोफ को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं दुनिया कहाँ है, उसकी दिमाग चल नहीं रहा है, दिमाग नहीं चल रहा उसका। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, मैं कैसे दे दूँ। अब वहाँ पे एलेक्सी भी है और वहाँ पे कोलिया भी है, कोलिया जिसका सीनियर था इल्यूशा का, उसकी मैंने पूरी कहानी सुना दी है कोलिया की। कोलिया भी है और भी बच्चे आ गए हैं जो उसके क्लास फेलो थे, सारे आ गए हैं वहाँ पे। तो कैप्टन स्नेगरोफ से बात होती है, वो कहते हैं और एक फ्लावर दे दो, उसकी माँ मांग रही है बच्चे की, तुम्हारी बीवी मांग रही है एक फ्लावर दे दो। वो कहता नहीं नहीं, कैसे देने फ्लावर, कैसे देने फ्लावर, मेरे बच्चे का फ्लावर है वो। तो बड़ा समझाते हैं, बहुत समझा के खैर एंड में जो उसका जो फिर उसको फ्यूनरल के लिए लेके जाते हैं, कॉफिन को उठाते हैं, फ्यूनरल के लिए लेके जाते हैं। अब होता क्या है, जो फादर होता है वो कहता है इसको हम चर्च में, वहाँ चर्च के पास जो ज़मीन होती है वहाँ पे एक ग्रेवयार्ड होता है, इसको वहाँ नहीं दफनाएंगे, इसको बाहर एक बड़ा सा एक वो है, पत्थर है, बाहर एक पत्थर है, उसके पास दफनाएंगे, क्योंकि उसको पत्थर बहुत पसंद था। लेकिन लोग समझाते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो पत्थर के पास तो हम जो बहुत सीरियस क्रिमिनल्स होते हैं उनको वहाँ दफनाते थे, प्रिजनर्स को, जो सीरियस ऐसे वाले जो प्रिजनर्स होते हैं उनको वहाँ दफनाते थे, उसको कहाँ तुम वहाँ दफनाने जा रहे हो अपने लड़के को, उसको हम चर्च के वहीं पास जो ग्रेवयार्ड है वहाँ दफनाएंगे, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो। तो बड़ी मुश्किल से मानता नहीं है वो। अच्छा, तो शराब भी पी रखी है। खैर अब ये हो जाता है, अब चर्च में लेके जाते हैं, वहाँ उसके पास जो उसका ग्रेवयार्ड है वहाँ लेके जाते हैं, उसको दफनाने वाले होते हैं। जब दफनाने वाले वो होते हैं तो एक बात बोलता है, वो कहता है कि यार वो ब्रेड कहाँ है, ब्रेड कहाँ है, वो कहता है ब्रेड कहाँ है। तो वहाँ आसपास लोग खड़े हैं, ब्रेड तुम्हारी जेब में है, अब ब्रेड की बात क्यों कर रहा है। वो बताता है मेरे बच्चे इल्यूशा ने बोला था कि पापा मरने के बाद में बहुत अकेला हो जाऊंगा, मरने के बाद में बहुत अकेला हो जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कब्र है उस पर ब्रेड के पीसेस पड़े हों, ब्रेड के पीसेस पड़े हों। ब्रेड के पीसेस क्यों पड़े हों, क्योंकि वो जो ब्रेड के पीसेस हैं उसको देख के चिड़िया आएंगी, तो चिड़िया वहाँ पे खाएंगी उस ब्रेड को, तो मुझे लगेगा मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ पापा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वो चिड़िया होंगी। तो ये बातें करता है, वो बता रहा है अब उसका बाप के कैप्टन स्नेगरोफ की मेरे इल्यूशा ने ये बातें बोली थी, और वो जेब में देख रहा है मेरी ब्रेड कहाँ है, ब्रेड तो लाया हूँ नहीं लाया हूँ, ब्रेड लाया हूँ कि नहीं लाया हूँ। तो उसको जैसे ही दफनाते हैं वहाँ पे, उसको कॉफिन को अंदर डालते हैं उसमें कब्र में, तो ब्रेड के पीसेस डाल देता है, ब्रेड के पीसेस। और फिर पता क्या होता है, जो हाथ में उसके जो बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उसमें से एक फ्लावर निकाल लेता है। वो कहता है ये फ्लावर मैं अपनी बीवी को दूंगा, वो मेरी बीवी मांग रही थी फ्लावर कि मेरे बच्चे के हाथ में जो फ्लावर था वो देना चाहिए, मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, वहाँ मना करके आया था ना घर पे नहीं दूंगा, मेरे बच्चे का है। लेकिन अब जब वो उसको दफना रहे हैं तो वहाँ से एक फ्लावर निकाल लेता है, एक फ्लावर निकाल लेता है, कहता है अपनी बीवी को दूंगा, हमने जस्टिस नहीं किया, और रोता है, उसको बिल्कुल गले लगा के, उसके बिल्कुल ऐसे जो इल्यूशा की डेड बॉडी है उसको गले लगा के रो रहा है, खूब फूट के रो रहा है, उसका कंट्रोल चला गया, दिमाग सब कुछ काम नहीं कर रहा, बिल्कुल रोने लगता है, बहुत रोता है, रोए जा रहा है। अब जो आसपास जो कोलिया खड़ा है, एलेक्सी खड़ा है, वो खड़ा है, वो भी रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं यार। 10-11 साल का बच्चा था यार, मर गया, बचा नहीं पाए, कोई नहीं बचा पाया, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बचा पाया, मेडिकल साइंस नहीं बचा पाई, मर गया। फिर बड़ी देर बाद उसको उसके कैप्टन स्नेगरोफ को अलग करते हैं, समझाते हैं कि प्लीज़ थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन वो मानता नहीं है, एकदम से भागता है, वहाँ से भाग जाता है, हाथ में उसने वो पकड़ा हुआ है फ्लावर निकाल लिया है, वो भाग रहा है, और बर्फ़ है बाहर, मौसम साफ है लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई है, 0 से नीचे का टेम्परेचर, रशिया में ठंड वैसी बहुत रहती है। तो आगे जा रहा है, भाग रहा है, अब पीछे उसके कोलिया भाग रहा है, एलेक्सी भाग रहा है, बच्चे भाग रहे हैं कि अरे कैप्टन स्नेगरोफ कहाँ जा रहे हो। उसकी हालत ठीक नहीं है, शराब भी उसने पी रखी है। आगे जाके फिर एक जगह घुटनों के दम पे बैठ जाता है और खूब रोता है, फूट के रोता है, कहता है मेरा बच्चा मर गया, मेरा इल्यूशा मर गया, एंड ही इज क्राइंग, बहुत रो रहा है, और कहता है ये मैं फ्लावर दूंगा अपनी बीवी को जाके, मैंने ठीक नहीं किया, उसने फ्लावर मांगा था, मैंने ठीक नहीं किया, फ्लावर दूंगा उसको, और चला जाता है। अब ये लोग भी उसके पीछे जा रहे हैं, एलेक्सी, कोलिया और सारे जितने भी और बच्चे जो हैं सारे के सारे, वो उसके क्लास फेलो हैं इल्यूशा के। अब जो उसका घर होता है वो उसके अंदर चला जाता है कैप्टन स्नेगरोफ अपनी बीवी को वो फूल देने के लिए, और जो बाकी हैं एलेक्सी, कोलिया और बच्चे। अब ये फाइनल सीन है, इसको ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीन है और एक बिल्कुल एंड सीन है कहानी का। यहाँ डॉस्टोयेव्स्की की ब्रिलियंस देखिए, जो उसने स्पीच दी है। एलेक्सी सबको बुला देता है, वो उसी पत्थर के पास जहाँ पे इल्यूशा चाहता था कि उसको दफनाया जाए, उसी पत्थर के पास एलेक्सी खड़ा होता है। ये वही पत्थर है जहाँ पे आपको याद हो कहानी में स्टार्टिंग में कैप्टन स्नेगरोफ को
एलेक्सी ने पैसे दिए थे कि पैसे रखो कैटरीना की साइड से, तो उसने उसको पैसों को पैर मारा था बहुत, उसने फेंक दिए थे पैसों को। ये वही पत्थर है, तो उसी पत्थर के पास, और ये वही पत्थर है जहाँ पे कैप्टन स्नेगरॉफ और इल्यूशा रोज शाम को घूमने आते थे, टहलने आते थे। तो उस पत्थर वो के पास में मेमोरीज ही बनी हुई थी, इसलिए उसको बाप कह रहा था कि उसको यहाँ दफनाना चाहिए, क्योंकि मेमोरीज थी ना उन दोनों की। लेकिन वहाँ पे क्योंकि क्रिमिनल्स को दफनाया गया था तो इसलिए दफनाने से मना कर देते हैं लोग। लेकिन अब क्या होता है, एलेक्सी सारे बच्चों को लेके, कॉलिया को लेके उस पत्थर के पास खड़ा है और सबको एक बात बोलता है, सबको इकट्ठा करके, कॉलिया को, बच्चों को, सारे काफ़ी सारे बच्चे हैं, एक बात याद रखना सबके सब, आज आप सबके सब, ये जो मेमोरी है, ये आज जो हमारा दिन है, ये हमें ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए। हम आगे चले जाएंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, ज़िंदगी बदलेगी, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। लेकिन जब भी आपकी लाइफ में डाउन आएगा, जब भी आप लाइफ में निराश होंगे, जब भी आप लाइफ में बहुत हताश फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि बिल्कुल सैड, डिप्रेस्ड, कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ज़िंदगी खत्म हो गई है, शायद मैं मर जाऊँ, शायद आप मरने जा रहे हो, उस टाइम पे ये मेमोरी आज की, ये आपको बचाएगी। क्योंकि आज के दिन आपने कुछ बहुत बड़ा करा है। इस बच्चे के आप फ्यूनरल में आए, आपने इसकी फैमिली को कंफर्ट दिया, आपने इसकी फैमिली को सोलेस दिया, इस बच्चे की एंड जर्नी में आप उसके साथ रहे, उसके एंड मोमेंट्स पे आप साथ रहे। ये बहुत बड़ी आज आपने बहुत बड़ा कर्मा अर्न करा है, ये बहुत बड़ा कर्मा अर्न किया आप सबने। इस मेमोरी को याद रखना, ये मेमोरी आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए, मरते दम तक रहनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक मेमोरी, भली जिंदगी में कितनी भी सफरिंग हो, लेकिन अगर एक मेमोरी आपके पास अच्छी है तो आपकी ज़िंदगी कट जाती है। ये डॉस्टोव्स्की की भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, आपके पास अगर एक मेमोरी है प्यार की, काइंडनेस की, तो वो सब पे भारी पड़ती है, पूरी सफरिंग पे भारी पड़ जाती है, आप उस लाइफ को बियर कर लेते हैं, झेल लेते हैं। तो ये बहुत एलेक्सी बोलता है, भूलना नहीं है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, ये मेमोरी जिंदा रहनी चाहिए। हम सब के बीच में जो प्यार है उसने हमको यहाँ पे आज इकट्ठा करा है। तो लव, काइंडनेस, कंपैशन, ये हम सबको आगे मोटिवेट करेगा लाइफ में। जब भी लाइफ में आप सैड फील करें, डिप्रेस फील करें, ये मेमोरी आपको जिंदा रखेगी, ये दिन आपको जिंदा रखेगा। इसको भूलना नहीं है, मरते दम तक नहीं भूलना है। ये कहने के बाद एलेक्सी भी फिर जो इल्यूशा का घर होता है, जहाँ पे कैप्टन स्नेगरॉफ अब गया था, उसमें जाएगा। और उसके पीछे पीछे जो कोलिया है, बच्चे हैं, वो एलेक्सी के नाम के समझ लो वो लगा रहे हैं स्लोगन्स, एलेक्सी एलेक्सी एलेक्सी, समझ रहे हैं आप? मतलब उसके नाम के बढ़ाई कर रहे हैं, उसकी बड़प्पन, स्लोगन, नारे लग रहे हैं, एलेक्सी एलेक्सी एलेक्सी। एलेक्सी आगे आगे चल रहा है, पीछे कोले और बच्चे हैं। बिकॉज जो उसने स्पीच दी है उससे वो बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गए, जादू सा छा गया है। क्योंकि एलेक्सी ने वो जो स्पीच दी थी, नॉर्मल स्पीच नहीं थी, वो उसकी आत्मा से निकली थी, आत्मा से निकली स्पीच थी। तो कहानी के एंड में मालूम पड़ रहा है जो विनर है वो एलेक्सी है। इवेन पागल हो गया है, डिमिट्री को सजा हो गई है, चलो अब वो छूट जाएगा, उसका जेल से छुड़ाने का प्लान बना लिया कैटरीना ने। लेकिन एंड में जीता कौन? कहानी के एंड में हीरो नजर आता है एलेक्सी। क्योंकि अगर आप समझे इस कहानी को, डिमिट्री शरीर है, इवेन दिमाग है, एलेक्सी आत्मा है। शरीर और दिमाग ये फेल हो रहे हैं कहानी में एक तरह से, इनको जरूरत पड़ रही है उठाने की, पंप करने की ऊपर। लेकिन जीता कौन है एंड में? आत्मा। एलेक्सी इज द सोल एंड सोल विंस, बॉडी एंड माइंड खत्म। ये हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको एक सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट सिस्टम की, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी दोबारा खड़े हो पाएंगे। लेकिन सोल जीतती हुई दिखाई देती है। यहां पे ब्रदर कामज़ोव खत्म होती है। 970 पेजेस को मैंने कवर किया है, बहुत सारी चीज़ें, मैं सब कुछ तो नहीं कवर पाया, बट मोटे मोटे जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, दोस्तोव्स्की इसका पार्ट 2 भी लिखना चाहते थे, इसी कहानी का पार्ट 2 भी लिखना चाहते थे। क्योंकि जब कहानियाँ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है कहानी में। और जितना मैंने पढ़ा था, ये चाहते थे दोस्तोव्स्की पार्ट 2 में कि एलेक्सी जो है इसको सिनर दिखाना चाहते थे। सोचिए, एलेक्सी तो जीता है इस कहानी में, बिल्कुल हीरो है कहानी का। दोस्तोव्स्की पार्ट 2 में दिखाना चाहते थे, उस पार्ट 2 का नाम ये रखना चाहते थे द ग्रेट सिनर। तो उसमें जो ग्रेट सिनर है वो एलेक्सी था। एलेक्सी का चेंज होता, एलेक्सी जो सोचिए अब इतना हाईली स्पिरिचुअल आदमी है, ये दिखाया जा रहा था पार्ट 2 में। वो ऐसा लिखना चाहते थे कि एलेक्सी जाके जो रशिया का राजा होता है, जार, उसका मर्डर कर देगा। मतलब खुद से नहीं करेगा, लेकिन पूरा ऐसे प्लान बनाएगा, कॉन्स्पिरेसी सी बनेगी जिसमें उसका मर्डर हो जाएगा और एलेक्सी टेक ओवर कर लेगा पूरे उस पे, रशिया पे, और वो काइंड ऑफ एक एंटी हीरो बन जाएगा। जो इतना हाईली स्पिरिचुअल बंदा है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सिनर बन जाएगा।
तो फॉल दिखाएंगे उसका एकदम, तो बिल्कुल अपोजिट, एंटी हीरो बन जाएगा। सोचिए हीरो कहानी का एकदम विलन बन रहा है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कहानी को ग्रेट सिनर नाम से लिखना चाहते थे, पार्ट 2 लिखना चाहते थे डॉस्टोयेव्स्की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो ये था लास्ट पार्ट, मैंने इस कहानी को ख़त्म किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पूरी नॉवल अच्छी लगी, जो मैंने आपको नरेट किया अच्छा लगा, तो डू शो योर सपोर्ट। थैंक यू।